हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी कोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो अक्टूबर मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स का ये लेक्चर 3 है। आई होप जितने सारे भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं उन सब ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद वो ये लेक्चर देख रहे हैं। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर जो जो आरबीआई सर्कुलर्स को हम डिस्कस नहीं कर पाए थे उसको हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है, ये सर्कुलर 10 अक्टूबर 2024 का है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन सबमिट किया जाता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, तो उसको लेकर के ये पूरा सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो क्या होता है, क्या काम करता है ये, और दूसरा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या होता है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को तो ऑलरेडी हमने लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे से देख लिया था। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन पहले हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को देख लेते हैं। ओके, देखिए, अगर हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है भारत के अंदर। ये करता क्या है, तो ये बैंक से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उससे डिस्ट्रेस्ड या जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है उसको ये परचेज करने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने किसी बैंक से बहुत सारा पैसा उधार लिया था। अब वो कंपनी पैसा बैंक को नहीं चुका पाया, तो बैंक के लिए वो लोन क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, राइट। बैंक को उस लोन के ऊपर ना ही तो इंटरेस्ट मिल रहा है, ना ही तो प्रिंसिपल अमाउंट उसको मिल रहा है, तो बैंक के लिए वो जो लोन है वो क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ये बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिस्ट्रेस्ड या जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है उसको बाय करता है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस बैंक से इस लोन को परचेज कर लेगा। तो मान लीजिए कि लोन का वैल्यू है, लेट्स से कि 1 लाख रुपीस है, तो यहाँ पे जो एआरसी होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अभी से हम इसको एआरसी बोलेंगे। ओके, तो जो एआरसी होगा, एआरसी क्या करेगा, बैंक को 90,000 की वैल्यू का लोन है, तो यहाँ पे एआरसी क्या करेगा, लेट्स से 90,000, 80,000, 70,000 इस तरीके से कुछ पैसा बैंक को दे देगा। ओके, लेट्स से कि 60,000 इसने बैंक को दे दिया। अब यहाँ पे एआरसी क्या करेगा, एआरसी उस कंपनी से पैसा, जितना ज़्यादा पैसा हो सके उतना पैसा रिकवर करने का कोशिश करेगा, कंपनी के एसेट को सेल करके या फिर अलग अलग तरीके से। तो ये काम होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। तो ये करता क्या है, ये बैंकों के ऊपर जो बैड लोन्स का बर्डन होता है उसको ये कम करने का काम करता है। ओके, तो बैंकों के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक एसेट्स होता है उसको ये एक्वायर करता है और बैंकों को मदद करता है। उसका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो बहुत सारा बैड लोन्स दिखते रहता है उसको क्लीन करने में यहाँ पे एआरसी बैंकों को मदद करता है, ताकि बैंक रिकवरी वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके जो उसका हेल्दी एसेट है उसके ऊपर वो फोकस करे। ओके, तो ये काम होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एआरसीज का। देखिए, ये जो एआरसीज होता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड होता है, और इसको जो सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 है, जो सरफेसाई एक्ट 2002 है, उसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को सबमिट किया जाता है उसको लेकर के ये पूरा सर्कुलर है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में ही अच्छे से बात कर लिया था। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जो सीआईसी होता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को वाइडली सीआईसी के नाम से जाना जाता है, ये क्या करता है, तो ये इंडिविजुअल्स का, कंपनीज का लोन से, क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ जो पब्लिक डेटा होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता है, पेमेंट हिस्ट्रीज होता है, उसको ये कलेक्ट करने का काम करता है। तो अलग अलग सोर्सेस से ये डेटा कलेक्ट करता है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेंडर से, क्रेडिट ग्रांटिंग एंटिटीज से ये डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है, और फिर इसको ये कंपाइल करके एक क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करता है, जिसके आधार पे हमें और आपको बैंक से लोन मिलता है। ये जितना अच्छा होता है उतनी ही आसानी से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हमारे देश के अंदर 4 लीडिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं। कौन कौन सा है ये, ट्रांस यूनियन सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन
और CRIF हाईमार्क। तो ये 4 लीडिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है अभी हमारे देश के अंदर। ओके, तो हमने ARC भी देख लिया और CIC भी देख लिया कि क्या होता है। अब हम अपने सर्कुलर को पढ़ते हैं। देखिए 10 अक्टूबर 2024 का ये सर्कुलर है। 25 नवंबर 2010 के RBI सर्कुलर को जो इशू किया गया था सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के ऊपर, तो उसके हिसाब से जितना भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जितना भी ARC है, उसको कम से कम एक CIC का मेंबर होना होता था। ओके, अब यहाँ पे ARCs के लिए जो गाइडलाइंस है उसको NBFC और बैंक्स के लिए जो गाइडलाइंस है उसके साथ अलाइन करने के लिए, उसके साथ मैच करने के लिए, और यहाँ पे बैंक्स के द्वारा जो लोन्स ट्रांसफर कर दिया जाता है, बैंक्स NBFCs के द्वारा जो लोन्स ट्रांसफर कर दिया जाता है ARCs को, मतलब कि वही ARCs जो बैंक से, जो NBFC से लोन्स परचेज कर लेता है, तो यहाँ पे जो लोन का ट्रांसफर होता है उसके बाद बोरोवर के क्रेडिट हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए, ताकि उसके बाद भी जो बोरोवर का क्रेडिट इंफॉर्मेशन है वो CIC को प्रोवाइड किया जा सके, यहाँ पे जो पूरा गाइडलाइंस है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए, उसको यहाँ पे रिवाइज किया गया है। ओके, तो ये जो सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये जो RBI का सर्कुलर था 2010 का, उसको यहाँ पे रिवाइज किया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था कि 2010 के RBI सर्कुलर्स के हिसाब से जो भी ARCs है उसको कम से कम एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मेंबर होना होता था, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ARCs को जितना भी CIC है, जितना भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, उन सब का मेंबर होना है, और उन सबको ये जो भी रिक्वायर्ड, जो भी नेसेसरी क्रेडिट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। ओके, जो रिजर्व बैंक के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट है उसके अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया। सबसे पहले पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि जो ARCs है वो जितना भी CIC है उन सब का मेंबर होगा, और उन सब को ये जो नेसेसरी डेटा है वो प्रोवाइड करेगा यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट के अंदर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ARCs के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन ये मेंटेन करता है, तो यहाँ पे ARC को बोला गया है कि उन सभी इंफॉर्मेशन को ये रेगुलरली फोर्टनाइटली बेसिस पे अपडेट करते रहेगा, यानी कि हर 2 सप्ताह पे उसको ये अपडेट करते रहेगा। तो ARC को हर 2 सप्ताह पे जो अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन है वो CIC को प्रोवाइड करना होगा, या फिर इससे शॉर्टर इंटरवल पे भी ARC CIC को जो अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर जो ARC है, CIC है, दोनों आपस में म्यूचुअली एग्री हो जाता है किसी शॉर्टर इंटरवल पे कि हर 7 दिन पे या फिर हर 10 दिन पे जो अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, तो फोर्टनाइटली बेसिस से शॉर्टर इंटरवल पे भी यहाँ पे जो अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन है वो ARC CIC को प्रोवाइड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ जो रेगुलेशन 10A(1) और 2 है ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन 2006 उसके तहत। ओके, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। सिंपली बस आपको इतना याद रखना है कि ARC को हर 2 सप्ताह पे अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन CIC को प्रोवाइड करना है। ओके, इससे शॉर्टर इंटरवल भी हो सकता है, लेकिन हर 2 सप्ताह पे तो उसको अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन CIC को प्रोवाइड करना ही करना होगा। ठीक है, अगर दोनों चाहे तो इससे शॉर्टर इंटरवल पे भी यहाँ पे अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। समझ में आ गया ये वाला भी पॉइंट। अब देखिए, अगर ARC ने CIC को कुछ डेटा प्रोवाइड किया, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, और कुछ भी रीजन से CIC ने उस डेटा को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, मान लीजिए कि ARC ने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो इनकम्प्लीट है या फिर वो गलत है, तो CIC ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ARC को CIC के तरफ से जो रिजेक्टेड डेटा मिलेगा उसको पहले वो रेक्टिफाई करेगा, उसको सही करेगा, और फिर उसको 7 डेज के अंदर CIC को प्रोवाइड करेगा। तो जिस डेट को ARC जो रिजेक्टेड डेटा है वो रिसीव करेगा, उसके विद इन 7 डेज उस डेटा को वो सही करेगा और फिर से वो CIC को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो एक प्रोविजन ये है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ARC को बोला गया है कि उसके पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए
मतलब कि पूरा इसके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होना चाहिए जो कि बेसिकली सीआईसी रिलेटेड मैटर से डील करेगा। तो सीआईसी रिलेटेड मैटर से डील करने के लिए इसके पास प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए। इसके अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होगा, इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस शामिल होगा कि किस तरीके से सीआईसी के साथ इफेक्टिव वे में, एक्यूरेट वे में, कंसिस्टेंट वे में डेटा को हैंडल किया जाए। ओके तो यहाँ पे ये जो पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा उसके अंदर कुछ कुछ यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस होना चाहिए, इसके बारे में बोला जा रहा है। कुछ कुछ यहाँ पे प्रोसीजर, कुछ कुछ प्रोसेस होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला क्या है कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है एआरसी, यहाँ पे जो भी नेसेसरी कस्टमर इंफॉर्मेशन है वो सीआईसी को प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन। आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, जो बोरोवर है जिसका भी लोन इसने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से एक्वायर किया होगा तो उसका नाम, एड्रेस, पैन, यूनिक आइडेंटिफायर, जो दूसरा यूनिक आइडेंटिफायर है वो ये सीआईसी को प्रोवाइड करेगा। ओके तो इस तरह का जो प्रोसीजर है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में शामिल होना चाहिए। ओके इसी प्रकार से और भी कुछ कुछ है यहाँ पे, जैसे कि एआरसी इस बात को इंश्योर करेगा कि उसके द्वारा सीआईसी को जो भी रिकॉर्ड सबमिट किया जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन ये सबमिट कर रहा है वो रेगुलरली अपडेटेड है। और यहाँ पे एआरसी इंश्योर करेगा कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बोरोवर ने लोन का रीपेमेंट कर दिया, वो रीपेमेंट कर रहा है, उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट कर दिया, लेकिन सीआईसी को इसका रिपोर्टिंग हुआ ही नहीं है। तो ऐसा ना हो, इस चीज़ को भी एआरसी को यहाँ पे इंश्योर करने के लिए बोला गया है। तो इस तरीके का जो प्रोसीजर है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे नॉन अपडेशन ऑफ फ्री पेमेंट इन्फॉर्मेशन का जो इंस्टांसेस है ये ना हो, मतलब कि कोई बोरोवर है उसने लोन का रीपेमेंट कर दिया लेकिन उसका जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें ये चीज़ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इस तरह का जो इंस्टांसेस होता है वो ना हो। इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आरसी को क्या बोला गया है कि जो ये पूरा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करता है तो उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करने के लिए बोला गया है, उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला गया है इन वन प्लेस, ताकि आसानी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोरोवर को इशू किया जा सके। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली क्या बताता है कि बोरोवर ने लोन का अच्छे से रिपेमेंट कर दिया है। ओके तो ये बोला गया करने के लिए, और रेगुलरली सीआईसी को जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरह का जो इंस्टांसेस है जिसमें कि बोरोवर ने लोन का रीपेमेंट कर दिया लेकिन उसके सीआईसी के द्वारा उसका जो क्रेडिट रिपोर्ट तैयार किया गया उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस तरह का जो इंसिडेंट है इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एआरसी को ये सब चीज़ें करने के लिए बोला गया है। ओके तो इस प्रोसीजर को भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में होना चाहिए। इन सब के अलावा यहाँ पे एआरसी एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जो कि सीआईसी रिलेटेड मैटर से डील करेगा। ठीक है, इन सब के अलावा जो कस्टमर ग्रीवांस रेड्रेसल होता है, मतलब कि कस्टमर का कंप्लेंट आया है, कंप्लेंट को रिजॉल्व करना जो एआरसी है उसका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, खास करके वैसा कंप्लेंट जो कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के अपडेशन ऑल्टरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के लिए ग्रीवांस रेड्रेसल होगा, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो कंप्लेंट आता है उसको सॉल्व करने के लिए जो पूरा मैकेनिज्म होगा, तो यहाँ पे उस मैकेनिज्म को जो एग्जिस्टिंग अगर कोई सिस्टम होगा ग्रीवांस रेड्रेसल के लिए तो उसमें इसको कंबाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, इन सब के अलावा यहाँ पे जो एआरसी है उसके लिए और भी कुछ बोला गया है। जो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का अपडेशन है, ऑल्टरेशन है या फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होता है, इसको लेकर के सीआईसीआरए एक्ट के अंदर जो भी टाइमलाइन मेंशन है, कितने समय के अंदर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाना चाहिए, ऑल्टर हो जाना चाहिए, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाना चाहिए, तो सीआईसीआरए एक्ट के अंदर जो भी टाइमलाइन मेंशन है या इस एक्ट के तहत जो भी रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किया गया उसके अंदर अगर कोई टाइमलाइन मेंशन है तो यहाँ पे एआरसी को उस टाइमलाइन के अंदर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होगा, ऑल्टर करना होगा, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, जो यहाँ पे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रूल 2006 है उसके रूल 20 और 21 के अंदर जो प्रोसीजर मेंशन है उसके तहत। ठीक है, और यहाँ पे अगर जो स्टेपुलेटेड टाइम लिमिट है उसके अंदर जो एआरसी है वो नहीं कर पाता है, किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को अपडेट नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे इस तरह का जो केस है उसको मॉनिटर किया जाएगा और बोर्ड को जो पीरियोडिकल रिपोर्ट रिव्यू सबमिट किया जाता है तो वहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली एआरसी को यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो उसके पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए और उस प्रोसीजर के अंदर ये सब प्रैक्टिसेस, ये सब प्रोसेस शामिल होना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये जो सर्कुलर इशू किया गया है, ये जो सरफेसाई एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसके सेक्शन 12 के तहत जो पावर मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके इस सर्कुलर को इशू किया गया है। एप्लीकेबिलिटी, तो ये जो पूरा गाइडलाइंस है वो जितना भी ARCs है उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जितना भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओके, कब से एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पे देखिए, ARCs को बोला गया है कि ये 1 जनवरी 2024 तक जो भी नेसेसरी सिस्टम है, प्रोसेसेस है, उसको ये इस्टेब्लिश कर ले, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि इस गाइडलाइंस का कंप्लायंस हो रहा है, इसका पालन हो रहा है। ओके, तो 1 जनवरी 2025 तक यहाँ पे ARCs को जो भी नेसेसरी सिस्टम है, प्रोसेसेस है, उसको इस्टेब्लिश करना है, ये जो पूरा गाइडलाइंस है उसको कंप्लाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया है जितना भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उसको। ओके, आई होप आपको ये वाला सर्कुलर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो पहले क्या था कि ARC को सिर्फ एक CIC का मेंबर होना होता था, लेकिन अब यहाँ पे ARC को बोला गया है कि जितना भी CIC है, जितना भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, उन सबका उसको मेंबर होना है। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब इसको फोर्टनाइटली बेसिस पे, हर 2 सप्ते पे जो अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन होता है वो CIC को प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे कब तक ये जो गाइडलाइंस है उसका कंप्लाई किया जाना चाहिए जो ARC है उसके द्वारा, तो 1 जनवरी 2025 तक, 1 जनवरी 2025 तक ARC के पास प्रॉपर पूरा सिस्टम होना चाहिए इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो गाइडलाइंस है उसका कंप्लायंस हो रहा है। ओके, तो ये 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। समझ में आ गया? कहीं पे भी अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर 11 अक्टूबर 2024 का है। जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज होते हैं, जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, उनके लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए, ताकि वो और भी आसानी से जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसका इस्तेमाल कर सके, उन तक उसका एक्सेस हो, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइंस इशू किया गया है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक RBI सर्कुलर और एक गाइडलाइन के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला गया है। तो 1 जुलाई 2015 का रिजर्व बैंक का जो मास्टर सर्कुलर है ऑन कस्टमर सर्विस इन बैंक्स, तो इसके अंदर बहुत सारा चीज़ें हैं और इसमें स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए इंस्ट्रक्शंस भी है कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक इस बात को इंश्योर करे कि जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ है उन तक बैंकिंग सर्विसेज एक्सेसिबल है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक इस बात को इंश्योर करे, इसके लिए इस मास्टर सर्कुलर के अंदर इंस्ट्रक्शंस है। ओके, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। इसके अलावा यहाँ पे 2 फरवरी 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक गाइडलाइंस इशू किया गया था ऑन एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर बैंकिंग सेक्टर, तो उसके ऊपर भी ध्यान देने के लिए बोला गया है। ओके, अब देखिए, अगर अब अभी बात करें तो हमारे पॉपुलेशन का जो अलग अलग सेक्शन है, हम सब इस बात से एग्री होते हैं कि हमारे पॉपुलेशन का जितना भी अलग अलग भाग है, इंक्लूडिंग जो डिफरेंटली एबल पर्सन है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपना रहे हैं। राइट, पहले क्या होता था कि सिर्फ यंग लोगों के द्वारा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसका इस्तेमाल करके पेमेंट किया जाता था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ओल्ड एज लोग भी, बहुत सारे लोग भी जो डिफरेंटली एबल पर्सन है, वो भी आज डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके पेमेंट कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे जो पूरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उस तक और भी ज़्यादा लोगों का एक्सेस हो, जो डिफरेंटली एबल पर्सन है उनका और भी ज़्यादा एक्सेस हो, और भी आसानी से वो उसको एक्सेस कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव एक्सेस को प्रमोट करने के लिए जो भी पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट है, जैसे कि बैंक्स हो गया, जो ऑथराइज्ड नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम हो गया, तो यहाँ पे उसको क्या बोला गया है कि उसका जो पेमेंट सिस्टम है, जो डिवाइसेस है, उसको यहाँ पे रिव्यू करने के लिए बोला गया है, इस बात को देखने के लिए बोला गया है कि उसका जो पेमेंट सिस्टम है, जो डिवाइसेस है, क्या वो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ तक एक्सेसिबल है कि नहीं है, इस बात को यहाँ पे चेक करने के लिए बोला गया है। ओके, और यहाँ पे उनको बोला गया है कि रिव्यू के आधार पे अगर उनको कुछ लगता है कि जो उनका पेमेंट सिस्टम है, जो डिवाइसेस है, वो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ तक एक्सेसिबल है, जो डिफरेंटली एबल लोग हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जो भी बैंक्स है, नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम है, उसको लगता है कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, अगर कुछ इंप्रूवमेंट किया जाएगा तो जो डिफरेंटली एबल पर्सन है वो और भी अच्छे से उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि आपका जो
पेमेंट सिस्टम होता है, डिवाइसेस होता है, जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन हो गया, यहाँ पे उसके अंदर जो नेसेसरी मॉडिफिकेशन है वो लाने के लिए बोला गया है पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट को, ताकि जो डिफरेंटली एबल पर्सन है वो और भी आसानी से उस सिस्टम तक एक्सेस कर सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे इसको लेकर के जो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया गया है, जिसको हमने ऊपर देखा था, तो यहाँ पे जितना भी पीएस जो भी पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट है उसको बोला गया है कि ये जो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करने के लिए अगर वो एप्लीकेबल होता है तो ठीक है। एक चीज और यहाँ पे जो पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट है उसको इंश्योर करने के लिए बोला गया है, कोई भी अगर पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट है वो अपने पेमेंट सिस्टम के अंदर, अपने डिवाइसेस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लाता है, कुछ इंप्रूवमेंट लाता है, तो यहाँ पे उसको इस बात को इंश्योर करना होगा कि उसके द्वारा जो मॉडिफिकेशन, जो इन्हेंसमेंट किया जा रहा है वो उस सिस्टम के सिक्योरिटी जो एस्पेक्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी उसका सिस्टम है उसके सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देने के लिए बोला गया है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पीएसपी है वो कुछ भी अगर मॉडिफिकेशन ला रहा है अपने सिस्टम के अंदर इम्प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे उसको ध्यान देना होगा कि सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। ओके, इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस सर्कुलर से तो इसी पॉइंट से पूछा जाएगा। यहाँ पे जितना भी पीएसपी है उसको बोला गया है कि वो इस सर्कुलर के इशू होने के 1 मंथ के अंदर इसका जो भी सिस्टम है, जो भी डिवाइसेस है जिसमें कि मॉडिफिकेशन का जरूरत है, उसको लेकर के जो डिटेल्स है उसको वो रिजर्व बैंक को सबमिट करे, साथ ही में एक टाइम बाउंड प्लान भी सबमिट करे जिसमें बेसिकली ये बताएगा कि जो मॉडिफिकेशन का जरूरत है वो कब तक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी पीएसपी है उसको बोला गया है कि वो रिजर्व बैंक को इस सर्कुलर के इशू होने के 1 मंथ के अंदर इसका जो सिस्टम है, जो डिवाइसेस है जिसमें कि मॉडिफिकेशन का जरूरत है उसका डिटेल सबमिट करे, और साथ ही में जो प्लान होता है वो भी सबमिट करे कि किस तरीके से जो मॉडिफिकेशन है उस सिस्टम के अंदर, डिवाइसेस के अंदर वो किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एक्शन प्लान है वो डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम आरबीआई को भेजा जाएगा, और साथ ही में जो पीएसपी होगा उसका जो नोडल ऑफिसर होगा उसका डिटेल्स के साथ भेजा जाएगा, ताकि अगर कुछ क्वायरीज, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो यहाँ पे नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट किया जा सकेगा। ओके, और यहाँ पे ये जो पूरा डायरेक्टिव है इसको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के सेक्शन 18 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के तहत इशू किया गया है। एप्लीकेबिलिटी आपको समझ में आ ही गया होगा, जितना भी पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स है उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, समझ में आ गया? ये सर्कुलर काफ़ी इजी सा सर्कुलर था, इसमें जनरल बातें बोला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा टेक्निकल भी हो सकता है। ओके, 18 अक्टूबर 2024 का ये सर्कुलर है। ये सर्कुलर है किस चीज़ से रिलेटेड? तो यहाँ पे NDSOM के लिए रिवाइज्ड एक्सेस क्राइटेरिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है। ओके, तो इस पूरे सर्कुलर को समझने से पहले आपको ये जो NDSOM यहाँ पे जो एक वर्ड यूज हुआ है इसका क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये सर्कुलर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो NDSOM है वो है क्या? बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि पहले से पता हो, जिनको नहीं पता है उनके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो NDSOM है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो N फॉर नेगोशिएटेड, D फॉर डीलिंग, S फॉर सिस्टम, O फॉर ऑर्डर, M फॉर मैचिंग। तो यहाँ पे NDSOM का फुल फॉर्म क्या है? नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ओके, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2005 में इशू किया था, अगस्त 2005 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नाउ ये पूरा प्लेटफॉर्म है क्या? तो ये एक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है। किस चीज़ के लिए ये सिस्टम है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग के लिए ये पूरा सिस्टम है। जो इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसका इसके ऊपर बाइंग होता है, सेलिंग होता है। ओके, तो ये जो पूरा NDSOM है इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है? जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको बाय करने के लिए, सेल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसका देखेंगे पूरा तो क्या है, ये एक स्क्रीन बेस्ड का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, स्क्रीन पे होता है, या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर होता है। इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर प्लेस किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है वो सब क्या होता है? कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू होता है।
इसके बाद है यहाँ पे एनोनिमस। एनोनिमस का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो बायर और सेलर रहता है उन दोनों को एक दूसरे का आइडेंटिटी नहीं पता रहता है। एक व्यक्ति कोई है, उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो उसको सेल कर रहा है, और एक कोई व्यक्ति उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना है, तो यहाँ पे इन दोनों का आइडेंटिटी एक दूसरे से अननोन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे और क्या है, एक वर्ड ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो बाय ऑर्डर है, सेल ऑर्डर है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैच होता है, ठीक है। तो NDSOM पूरा है क्या, तो ये एक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है। किस चीज़ के लिए सिस्टम है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग के लिए। इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जिसको कि पहले ही सरकार ने इशू किया हुआ है, उसको बाय करने के लिए, सेल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे इस पूरे प्लेटफॉर्म को, इस पूरे सिस्टम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है और वही इसको ऑपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अभी अगर हम बात करें ना, तो ये जो पूरा सिस्टम है उसका जो मेंबरशिप है वो कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज के लिए ही ओपन है, जैसे कि बैंक्स हो गया, प्राइमरी डीलर्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। तो ऐसा एंटिटीज जिसका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास SGL अकाउंट मेंटेन है, तो यहाँ पे सिर्फ वही एंटिटीज के लिए इस सिस्टम का जो मेंबरशिप है वो ओपन है, ओके। और यहाँ पे इन सबको क्या बोला जाता है, ओके, यहाँ पे एक टर्म है SGL अकाउंट। तो SGL अकाउंट पहले क्या होता है, SGL का फुल फॉर्म है सब्सिडरी जनरल लेजर। तो ये जो अकाउंट होता है SGL अकाउंट, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने के लिए किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे इस सिस्टम का जो मेंबरशिप है वो प्रेजेंटली अभी स्पेसिफिक एंटिटीज़ के लिए ही ओपन है, जैसे कि बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, जिसका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास SGL अकाउंट मेंटेन है, ओके। तो इन सबको क्या बोला जाता है, इन सबको प्राइमरी मेंबर्स बोला जाता है NDS का। और ये सब परमिटेड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये जो पूरा सिस्टम है NDSOM, इसका मेंबर बनने के लिए, ओके। तो यहाँ पे ये सब जो प्राइमरी मेंबर्स है वो इस पूरे सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली अपने बिहाफ पे जो ट्रेड होता है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा प्राइमरी मेंबर्स के अलावा जो गिल्ट अकाउंट होल्डर्स होता है, गिल्ट अकाउंट सबसे पहले होता क्या है, तो गिल्ट अकाउंट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो देखिए, गिल्ट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि किसी इंडिविजुअल को, किसी एंटिटी को, किसी इन्वेस्टर को अलाउ करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए। तो यहाँ पे जो गिल्ट अकाउंट होल्डर है, जिसका कि इन प्राइमरी मेंबर्स के पास गिल्ट अकाउंट है, वो यहाँ पे परमिटेड है NDSOM सिस्टम तक इनडायरेक्ट एक्सेस पाने के लिए। अब इनडायरेक्ट एक्सेस का क्या मतलब है, देखिए, ये जो प्राइमरी मेंबर्स है ना, वो डायरेक्टली इस सिस्टम के ऊपर जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, बाय ऑर्डर प्लेस कर सकता है, सेल ऑर्डर प्लेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो गिल्ट अकाउंट होल्डर्स है, जिनका कि इन प्राइमरी मेंबर्स के पास गिल्ट अकाउंट है, तो यहाँ पे वो इनडायरेक्टली जो पूरा सिस्टम है उस तक एक्सेस पा सकते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब कि ये जो गिल्ट अकाउंट होल्डर है वो इन प्राइमरी मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इनके बिहाफ पे इस सिस्टम के ऊपर ट्रेड को एग्जीक्यूट करे, ओके। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा NDSOM सिस्टम के बारे में, ओके। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो पूरा NDSOM सिस्टम है उसके लिए रिवाइज्ड एक्सेस क्राइटेरिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है। बेसिकली इसके अंदर रूल्स है, रेगुलेशंस है कि कौन कौन जो एंटिटीज़ है वो इस प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट एक्सेस पा सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके ऊपर अगर वो खड़ा उतरेगा तब वो इस प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट एक्सेस पा सकता है, कौन कौन सा एंटिटीज़ है जो इस प्लेटफॉर्म तक इनडायरेक्ट एक्सेस पा सकता है। तो ये सारा बात यहाँ पे जो रिवाइज्ड एक्सेस क्राइटेरिया है NDSOM के लिए उसके अंदर मेंशन है, ओके। तो सबसे पहले हम सर्कुलर को देखते हैं, उसके बाद हम जो रिवाइज्ड एक्सेस क्राइटेरिया फॉर NDSOM है, जो पूरा डायरेक्शंस है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो उस तक एक्सेस को लेकर के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2008 और 2011 का सर्कुलर है उसको यहाँ पे रेफर करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पे इन सर्कुलर्स के अंदर जो एक्सेस क्राइटेरिया मेंशन है NDSOM प्लेटफॉर्म तक
उसके लिए जो एक्सेस क्राइटेरिया मेंशन है उसको यहाँ पे रिव्यू किया गया है। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म तक जो डायरेक्ट एक्सेस है उसके लिए जो एलिजिबल रेगुलेटेड एंटिटीज है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब कि अब और भी ज़्यादा रेगुलेटेड एंटिटीज ये जो NDSOM है उस तक डायरेक्ट एक्सेस पा सकता है। और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस पाने के लिए जो एप्लीकेशन देना होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको भी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो कोई एंटिटी है वो एलिजिबल है इस प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट एक्सेस के लिए, तो यहाँ पे वो इस डायरेक्शंस के तहत अप्लाई कर सकता है, या फिर 2017 का जो मास्टर डायरेक्शन है ऑन एक्सेस क्राइटेरिया फॉर पेमेंट सिस्टम, उसके अंदर जो प्रोसीजर मेंशन है उसके थ्रू ये अप्लाई कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज्ड एक्सेस क्राइटेरिया फॉर NDSOM प्लेटफॉर्म के लिए नोटिफाई किया, इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। और 2008 और 2011 का जो सर्कुलर्स था उसको यहाँ पे रिपील्ड माना जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है NDSOM, इस प्लेटफॉर्म तक पहले भी बहुत सारे एंटिटीज को डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट किया गया होगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट किया गया था पहले के सर्कुलर्स के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे उसको ऐसा माना जाएगा कि उसको इस डायरेक्शन, ये जो नया वाला डायरेक्शन है, इसके तहत उन डायरेक्ट एक्सेस को ग्रांट किया गया है। ओके, और यहाँ पे उन डायरेक्ट एक्सेस को ये जो डायरेक्शंस है इसके तहत ही गवर्न किया जाएगा। ओके, तो जिस डेट से ये जो डायरेक्शंस है वो इफेक्टिव हो जाएगा, उस डेट से उन डायरेक्ट एक्सेस को इन डायरेक्शंस के तहत ही गवर्न किया जाएगा। ठीक है, इन सब के अलावा यहाँ पे जो डायरेक्शंस इशू किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के सेक्शन 45W के तहत जो पावर मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे इशू किया गया है। और ये जो डायरेक्शंस है वो कब से एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे जो भी डायरेक्शंस है वो इमीडिएट इफेक्ट से तुरंत ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, और एप्लीकेबिलिटी का अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर जितना भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब के ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये हमने सर्कुलर देख लिया। अब हम यहाँ पे जो पूरा डायरेक्शंस हैं, जो पूरा रिवाइज्ड एक्सेस क्राइटेरिया है NDSOM प्लेटफॉर्म के लिए, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस क्राइटेरिया फॉर NDSOM डायरेक्शंस 2024। और ये जो डायरेक्शन है वो कब से इफेक्टिव होगा, तो यहाँ पे 18 अक्टूबर 2024 को ये सर्कुलर इशू हुआ था, तो विथ इमीडिएट इफेक्ट ही ये प्रभावी हो गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशंस दिया गया है, तो बहुत सारे डेफिनेशन है यहाँ पे। डेफिनेशन किस लिए दिया गया है, ताकि अगर वो वर्ड आपको डायरेक्शंस के अंदर प्रोविजन में मिले तो उसका मतलब क्या होगा ये यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, तो पूरा डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले जैसे कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन दिया गया है, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB, SIDBI, NAB, FID। तो जहाँ कहीं भी आप ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखेंगे उसका मतलब ये सब है, एग्जिम बैंक है, नाबार्ड है, NHB है, SIDBI है, NB, FID है। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे बैंक का क्या मतलब होगा, तो बैंक का मतलब है बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड अंडर क्लॉज C ऑफ सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंक्लूडिंग लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो रीजनल रूरल बैंक होता है, क्रॉस पेंडिंग न्यू बैंक, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक, तो ये सब यहाँ पे बैंक हो गया। कहीं पे भी अगर आपको बैंक लिखा हुआ दिखेगा तो उसका मतलब ये सब है। ओके, इसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक, तो डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक क्या होता है, तो ये एक ऐसा बैंक होता है जिसको कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अपॉइंट करता है। किस लिए अपॉइंट करता है, तो यहाँ पे CCIL का वैसा मेंबर जिसका कि रिजर्व बैंक के पास करंट अकाउंट नहीं होता है, तो करंट अकाउंट नहीं होता है तो वो डायरेक्टली RBI के थ्रू पेमेंट का सेटलमेंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे वैसे मेंबर का जो सिक्योरिटी सेटलमेंट सेगमेंट होता है उसके फंड ऑब्लिगेशन के लिए, उसके पेमेंट सेटलमेंट को हैंडल करने के लिए यहाँ पे CCIL क्या करता है, जो बैंक अपॉइंट करता है वही क्या होता है, डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस का क्या मतलब है, तो बहुत बार हमने देखा, पहले भी हमने बहुत बार देखा कि हमने बहुत बार बात किया कि एंटिटीज़ को NDSOM तक डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, कुछ एंटिटी को इनडायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस का एग्जैक्टली क्या मतलब है, तो देखिए NDSOM तक एक्सेस होना जहाँ पे कोई एंटिटी जो कि किसी ट्रांजैक्शन का वो पार्टी है, वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डायरेक्टली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए। अगर उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करना है तो वो बाय ऑर्डर डायरेक्टली खुद से ही यहाँ पे
प्लेस कर सकता है। ओके, और इस तरह के ट्रांजेक्शन्स का जो सेटलमेंट होगा वो उसके खुद का जो सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उसमें होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस का क्या मतलब है? डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है NDSOM तक एक्सेस होना, जहां पे जो एंटिटी है जो कि कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसका पार्टी है, तो वो डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, बाय ऑर्डर को या फिर सेल ऑर्डर को वो प्लेस कर सकता है, उसको रिपोर्ट कर सकता है। और ये जो ट्रांजेक्शन करेगा उसका जो सेटलमेंट होगा वो उसके खुद के अकाउंट में, जो सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होगा RBI के पास, उसमें होगा। समझ में आ गया डायरेक्ट एक्सेस? इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसके ऊपर एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट होता है, एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है, उसका ट्रेडिंग होता है, जैसे कि सिक्योरिटीज हो गया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स, तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे इन सब इंस्ट्रूमेंट का, सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स या इस तरह के नेचर के दूसरे इंस्ट्रूमेंट, उसका बाइंग होता है, सेलिंग होता है, ट्रेडिंग होता है, तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या मतलब है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 के सेक्शन 2F के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का डेफिनेशन है वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ओके, इन सब के अलावा इनडायरेक्ट एक्सेस का क्या मतलब हो गया? तो इनडायरेक्ट एक्सेस का क्या मतलब हो गया? NDSOM तक एक्सेस होना, जहां पे कोई एंटिटी जो कि ट्रांजेक्शन कर रहा है वो किसी दूसरे एंटिटी के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है, ऐसे एंटिटी के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है जिसके पास इस प्लेटफॉर्म का डायरेक्ट एक्सेस है, और जिसके पास डायरेक्ट एक्सेस है वो इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि वैसा एंटिटी जिसके पास इनडायरेक्ट एक्सेस है उसके द्वारा जो ट्रांजेक्शन किया जा रहा है उसका सेटलमेंट हो जाएगा। ओके, तो इनडायरेक्ट एक्सेस का क्या मतलब है? NDSOM तक एक्सेस होना, जहां पे कोई एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी के थ्रू ट्रांजेक्शन यहाँ पे करेगा। कौन से एंटिटी के थ्रू? जिसके पास NDSOM का डायरेक्ट एक्सेस है, और जिसके पास डायरेक्ट एक्सेस है वही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस तरह के ट्रांजेक्शन्स के सेटलमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये सब पूरा डेफिनेशन है। कुछ और भी डेफिनेशन है, जैसे कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, तो ये तो हमने पहले ही अच्छे से देख लिया था कि इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको बाय करने के लिए, सेल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या इसका डेफिनेशन दिया गया है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा ऑथराइज्ड है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2018 के तहत और किस चीज़ के लिए ये ऑथराइज है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रांजेक्शन्स के लिए। ओके, इसके ऊपर क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का क्या मतलब है? तो RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 45(1)(f) के अंदर जो NBFC का डेफिनेशन है, सेम यही डेफिनेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये हमने पूरा देख लिया डेफिनेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द डायरेक्शन, जो भी पूरा डायरेक्शन है उसको हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 के अंदर एक्सेस के बारे में बोला जा रहा है। तो कोई भी पर्सन या एंटिटी जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक के द्वारा जो इशूड रूल्स गाइडलाइंस है, जो एप्लीकेबल इशूड रूल्स गाइडलाइंस है उसके तहत, तो वो पर्सन या एंटिटी NDSOM तक एक्सेस पाने के लिए भी एलिजिबल होगा। तो कोई पर्सन है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे वो NDSOM तक एक्सेस पाने के लिए भी एलिजिबल होगा, या तो डायरेक्ट एक्सेस के थ्रू या तो इनडायरेक्ट एक्सेस के थ्रू। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट एक्सेस का क्या मतलब है? जिसको डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है वो डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने लिए जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, और जिसको इनडायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है वो यहाँ पे किसी ऐसे एंटिटी के थ्रू ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है जिसको कि डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 के अंदर कौन कौन सा एंटिटीज है जो कि एलिजिबल है NDSOM तक डायरेक्ट एक्सेस के लिए, उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एंटिटीज का लिस्ट दिया गया है जो कि एलिजिबल है NDSOM तक डायरेक्ट एक्सेस के लिए, अगर वो कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ कुछ कंडीशंस है उसको फुलफिल करता है। तो ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबल एंटिटीज है, फिर हम जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, उसको देखेंगे। तो एलिजिबल एंटिटीज कौन कौन है जो कि NDSOM तक एक्सेस पा सकता है, डायरेक्ट एक्सेस पा सकता है? तो बैंक्स हो गया, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हो गया, इसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गया,
ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, प्रोविडेंट फंड्स हो गया, पेंशन फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, रेगुलेटेड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हो गया, जैसे कि आपका स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, जिसको कि रिजर्व बैंक ने स्पेसिफिकली परमिट किया हुआ है सेटलमेंट गारंटी फंड का को इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ओके, इन सब के अलावा कोई भी एंटिटी जिसको कि रिजर्व बैंक ने स्पेसिफिकली परमिट किया हुआ है, वो सब यहाँ पे क्या है, एलिजिबल एंटिटीज है NDS-OM तक डायरेक्ट एक्सेस पाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ कुछ कंडीशंस है, अगर वो उसके ऊपर खरा उतरता है तभी वो NDS-OM तक डायरेक्ट एक्सेस पाने के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे अब रिक्वायरमेंट के बारे में बोला गया है, तो जो भी एंटिटीज एलिजिबल है NDS-OM तक डायरेक्ट एक्सेस पाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है, इसको वो फुलफिल करना चाहिए। तो 3 रिक्वायरमेंट है बेसिकली। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि रिजर्व बैंक के पास उसका SGL अकाउंट होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि रिजर्व बैंक या डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक के पास उसका करेंट अकाउंट होना चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट है कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसके सिक्योरिटी सेटलमेंट सेगमेंट का मेंबरशिप उसके पास होना चाहिए, वो उसका मेंबर होना चाहिए। तो मेंबरशिप बेसिकली किसी एंटिटी को अलाउ करता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसके क्लियरिंग और सेटलमेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए। ओके, तो ये 3 रिक्वायरमेंट है। क्या क्या है, रिजर्व बैंक के पास SGL अकाउंट होना चाहिए, जो भी एलिजिबल एंटिटीज है जिसको हमने पढ़ा, ओके, प्राइमरी डीलर बैंक्स हो गया, तो जो भी एलिजिबल एंटिटीज है, अगर वो NDS-OM तक डायरेक्ट एक्सेस पाना चाहता है, उसके लिए वो एप्लीकेशन देना चाहता है, तो यहाँ पे इन सब रिक्वायरमेंट के ऊपर वो खरा उतरना चाहिए। क्या क्या है, 3 है। रिजर्व बैंक के पास SGL अकाउंट होना चाहिए, रिजर्व बैंक या डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक के पास उसका करेंट अकाउंट होना चाहिए, CCIL के सिक्योरिटी सेटलमेंट सेगमेंट का मेंबरशिप उसके पास होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर सीकिंग डायरेक्ट एक्सेस टू NDS-OM। ओके, तो जो भी यहाँ पे एलिजिबल एंटिटीज है NDS-OM तक डायरेक्ट एक्सेस पाने के लिए, तो जो भी एलिजिबल एंटिटीज है और जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है, तो वो यहाँ पे जो गिवन फॉर्मेट है उसके अंदर एप्लीकेशन दे करके उसके थ्रू जो डायरेक्ट एक्सेस है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए NDS-OM तक जो डायरेक्ट एक्सेस है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से ग्रांट करेगा। कोई एंटिटी है वो एलिजिबल है, वो सारे रिक्वायरमेंट के ऊपर खड़ा उतरता है, उसने अप्लाई कर दिया गिवन फॉर्मेट में। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो किस तरीके से जो डायरेक्ट एक्सेस है वो ग्रांट करेगा उसके बारे में बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटिस्फाई होने के बाद कि जो एप्लीकेंट है वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, यहाँ पे वो जो NDS-OM तक डायरेक्ट एक्सेस है वो उस एंटिटी को ग्रांट कर देगा, कुछ कुछ कंडीशंस, कुछ कुछ टर्म्स के साथ। ओके, अब यहाँ पे जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस एंटिटी को डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट कर रहा होगा, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस एंटिटी से एडिशनल इन्फॉर्मेशन का डिमांड कर सकता है, उस एप्लीकेंट से क्लैरिफिकेशन का डिमांड कर सकता है। ओके, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि रेलेवेंट है। इसके अलावा अगर RBI चाहे तो वो किसी दूसरे रेगुलेटर से, किसी दूसरे एजेंसी से, किसी दूसरे अथॉरिटी से भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या रिकमेंडेशन का मांग कर सकता है। ठीक है, इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे कोई एंटिटी है, ओके, और उसको इस प्लेटफॉर्म का डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट कर दिया गया है, तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि उस एंटिटी ने किसी दूसरे एंटिटी को ये जो डायरेक्ट एक्सेस है वो दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म तक जो डायरेक्ट एक्सेस किसी एंटिटी को ग्रांट किया जाएगा तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ओके, और अगर रिजर्व बैंक चाहे, रिजर्व बैंक को अगर ऐसा लगता है कि जो एंटिटी है जिसको डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट किया गया है वो इस डायरेक्शंस का जो प्रोविजंस है उसको वायलेट कर रहा है, या फिर जब उसको एक्सेस प्रोवाइड किया गया था उसके साथ जो रूल्स था, रेगुलेशंस था, कंडीशंस था, उसका वायलेट कर रहा है, तो यहाँ पे RBI अगर चाहे तो वो उस एंटिटी के ऊपर एडिशनल कंडीशन भी इम्पोज कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इन सब के अलावा देखिए अगर रिजर्व बैंक चाहे तो उसने जो किसी एंटिटी को NDS-OM तक डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट किया हुआ है तो वो डायरेक्ट एक्सेस को सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले वो जो भी एप्लीकेंट होगा, मतलब जो भी एंटिटी होगा जिसको कि डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट किया गया होगा, उसको वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा अपना बात रखने का, और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो एंटिटी है वो NDS-OM तक डायरेक्ट एक्सेस पाने के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर जो एंटिटी है
उसने जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है उसको वायलेट किया है, या फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड किसी भी रूल, रेगुलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन को वायलेट किया है, या फिर जो एंटिटी है उसने यहाँ पे जो आरबीआई प्रिवेंशन ऑफ मार्केट अब्यूज़ डायरेक्शंस 2019 है, उसके तहत जो मार्केट अब्यूज़ है वो कमिट किया है, या फिर जो एंटिटी है उसने यहाँ पे रिजर्व बैंक जब डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट कर रहा था तो उस समय जो टर्म्स था, जो कंडीशंस था, उसको वायलेट किया है, या फिर अगर उस एंटिटी को जो डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट किया गया है वो अगर कंटिन्यू रहता है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा होगा, जो हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए खतरा होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने जो उस एंटिटी को ग्रांट किया होगा डायरेक्ट एक्सेस, उसको वो सस्पेंड कर सकता है, उसको वो टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिजर्व बैंक का जो भी डिसीजन होगा किसी एंटिटी को एनडीएसओएम तक डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट करने का, या फिर रिजेक्ट करने का, या फिर पहले से ग्रांट किया गया उसको टर्मिनेट करने का, तो ये फाइनल होगा और कोई भी एंटिटी इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ गया। तो ये हमने देख लिया डायरेक्ट एक्सेस को लेकर के क्या क्या प्रोविजन था, कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट कंडीशन के ऊपर अगर वो खरा उतरता है तभी वो अप्लाई कर सकता है एनडीएसओएम तक डायरेक्ट एक्सेस के लिए। और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो चाहे तो उसने जो डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट किया हुआ है उसको वो सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, अगर कुछ कुछ कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होता है तो। ओके, अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सेस जो मिलता है एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक, उसको लेकर के क्या क्या बोला गया है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी पर्सन या एंटिटी जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है, वो यहाँ पे एनडीएसओएम तक इनडायरेक्ट एक्सेस अवेल कर सकता है। अगर वो जो एंटिटी है जो कि इनडायरेक्ट एक्सेस अवेल करना चाहता है वो एलिजिबल नहीं है एनडीएसओएम तक डायरेक्ट एक्सेस के लिए, अगर वो यहाँ पे एनडीएसओएम तक डायरेक्ट एक्सेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर एनडीएसओएम तक उसको डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट नहीं किया गया है, तब यहाँ पे कोई भी पर्सन या एंटिटी जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है वो एनडीएसओएम तक इनडायरेक्ट एक्सेस अवेल कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एनडीएसओएम तक जो इनडायरेक्ट एक्सेस होगा वो किसके थ्रू होगा, तो किसी ऐसे एंटिटी के थ्रू होगा जिसको कि एनडीएसओएम तक डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, और जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो ट्रांजेक्शन किया जाएगा ऐसे एंटिटी के द्वारा जिसके पास इनडायरेक्ट एक्सेस है उसका सेटलमेंट करेगा वो। ठीक है, इन सब के अलावा देखिए कोई एंटिटी है जिसको कि दोनों ही एसजीएल और जो कॉन्स्टिट्यूएंट अकाउंट होता है वो दोनों ही वो मेंटेन करता है, मेंटेन करने के लिए वो परमिटेड है, तो फिर इस केस में ना अगर वो एंटिटी चाहे तो वो इनडायरेक्ट एक्सेस अगर वो एंटिटी चाहे तो वो डायरेक्ट एक्सेस को छोड़ करके एनडीएसओएम तक इनडायरेक्ट एक्सेस अवेल कर सकता है। ठीक है, मतलब कि वो डायरेक्ट एक्सेस के लिए एलिजिबल होगा लेकिन फिर भी अगर वो चाहे तो वो यहाँ पे एनडीएसओएम तक इनडायरेक्ट एक्सेस अवेल कर सकता है। ओके, तो ये पूरा यहाँ पे रिवाइज्ड एक्सेस क्राइटेरिया है एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म के लिए। मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, मैंने सारा का सारा एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये सर्कुलर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये आज के इस लेक्चर का लास्ट सर्कुलर था। तो जितने भी सर्कुलर हमने डिस्कस किए हैं आई रियली होप कि आप सभी को वो समझ में आ गया होगा, आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।